नमस्कार, गुड मॉर्निंग। संभव डिजिटल ऐप पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। इस ऐप में कुछ स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इस ऐप में आपको साइंस जोन, जिसमें 11th 12th बीएससी, एमएससी और जेम, इन सभी का मैटर जो है या क्लासें हैं, ऑनलाइन क्लासेज है, नोट्स है, वो सारे के सारे आपको एक जगह उपलब्ध हो जाएं। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े हमारे साथ। आज अपन बात करते हैं बीएससी पार्ट सेकंड की। बीएससी पार्ट सेकंड, बीएससी पार्ट सेकंड में अगर अपन यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो जैसे अपनी शेखावटी यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, मत्स्य भरतपुर यूनिवर्सिटी है। इन यूनिवर्सिटीज़ में जो सिलेबस है वो लगभग सेम सा चलता है। अब सेम सा, और कई यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जिनमें जो अपने यहाँ बुक चलती है वो थोड़ा एमडीएस यूनिवर्सिटी में जैसे जो फर्स्ट ईयर में है वो अपने यहाँ सेकंड ईयर में है, तो बुक्स आगे पीछे जरूर हो सकती है। बाकी पेपर जो सेम से रहते हैं, लगभग उनका पैटर्न सेम सा रहता है। तो बुक्स की अगर बात करें अपन, मोस्टली अपन राजस्थान यूनिवर्सिटी और शेखावटी यूनिवर्सिटी की अगर बात करूँ मैं, तो अपने जो 3 पेपर लगते हैं, मैथ की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन 3 पेपर में अपने यहाँ पे बीएससी पार्ट सेकंड में टोटल 6 बुक चलती है। फर्स्ट जो पेपर है अपना, इसमें अपने रहते हैं एक तो रियल एनालिसिस, वास्तविक विश्लेषण जिसे अपन कहते हैं, और इसी के साथ में एक रहती है दूरिक समष्टि, मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस एक रियल एनालिसिस है। सेकंड ईयर जो सेकंड पेपर जो है, उस सेकंड पेपर में अपने कैलकुलस से संबंधित रहती है। तो एक तो है डिफरेंशियल इक्वेशन और एक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 2 बुक इसमें रहती हैं। और थर्ड जो पेपर है इसमें रहती है एक तो न्यूमेरिकल एनालिसिस और एक बुक रहती है अपनी वेक्टर स्पेस। तो ये कुल मिला के 6 बुक चलती है। फर्स्ट पेपर में 2 बुक है, सेकंड पेपर में 2 बुक है और थर्ड पेपर में ये 2 बुक है। इसमें 4 यूनिट इसमें से होती है, 1 यूनिट इसमें से होती है। इसमें भी 4 यूनिट इसमें से होती है, 1 यूनिट इसमें से, और इसमें भी 4 यूनिट इसमें से और 1 यूनिट इसमें से होती है। तो ये टोटल 6 बुक चलती है अपने। आज अपन बात करते हैं सेकंड पेपर, जो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन में अपनी जो फर्स्ट यूनिट है, इसमें अगर लें अपन, तो फर्स्ट यूनिट में अपना रहता है प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। देखो 12th क्लास में आपने डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ा था, अवकल समीकरणों को हल करने का, तो वो भी अपन यहाँ पे काम में लेंगे। उसके साथ साथ कुछ अलग प्रकार भी यहाँ पे रहेगा। तो प्रथम कोटि और घात, तो सबसे पहले देखो 12th क्लास में पढ़ के आए हो वैसे तो आप। सबसे पहले मैं बात करूँ अवकल समीकरण कि अवकल समीकरण होता क्या है। तो नाम ही अपने से पता लग रहा है, समीकरण आ रहा है, इसका मतलब जिसमें इक्वल का साइन हो वो समीकरण होता है। अब इस समीकरण भी कैसा होना चाहिए, अवकल समीकरण। तो जैसे कोई फंक्शन है अपने पास में y = f(x), इसमें 2 प्रकार के वेरिएबल काम में आ रहे हैं अपने पास में। एक तो है अपने पास में x, जिसे अपन कहेंगे जो फ्री वेरिएबल है, स्वतंत्र चर कहते हैं इसको, स्वतंत्र। ये स्वतंत्र चर हो गया। और ये आश्रित, डिपेंडेंट है, ये आश्रित चर है। तो यहाँ 2 प्रकार के चर हैं। अब यहाँ जब अवकलन करें, इनका अवकल गुणांक जी है अपन कहें, तो अगर किसी समीकरण में, बात कर रहा हूं मैं समीकरण की, कि अगर किसी समीकरण में स्वतंत्र चर, आश्रित चर और आश्रित चर के अवकलन, तो आश्रित चर कौन है यहाँ, y, और इस y का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, dy/dx या d2y/dx²। एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार, ठीक है। तो ये इनके अवकलन। तो अगर किसी समीकरण में स्वतंत्र चर, आश्रित चर और आश्रित चर के अवकलन गुणांक अगर उसमें मौजूद हो, तो ऐसे समीकरण को अपन क्या कहते हैं, अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे अपन ने लिखा dy/dx + y = 0 या इक्वल x, ये अपने पास एक अवकल समीकरण है, क्योंकि इसमें आश्रित चर दे रखा है
स्वतंत्र चर दे रखा है और इसके अवकलन गुणांक दे रखे हैं। अब ये भी जरूरी नहीं कि तीनों के तीनों मौजूद हो, एक साथ होने ही चाहिए, अवकलन गुणांक उसमें मौजूद होना चाहिए। अवकलन गुणांक अगर उसमें मौजूद है इसका मतलब वो अवकल समीकरण है। ठीक है, अब अवकल समीकरण की कोटि और घात की अगर बात करूं मैं, तो कोटि किसे कहते हैं, घात किसे कहते हैं? तो कोटि का मतलब है कि अगर किसी अवकल समीकरण में मैक्सिमम जितनी बार आश्रित चर का अवकलन हुआ है, मैक्सिमम जितनी बार हुआ है, उसकी संख्या ही अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। जैसे अपन ने लिखा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल 0। अब इसमें अगर देखें तो आश्रित चर जो y है इसका अवकलन मैक्सिमम कितनी बार हो रखा है? 2 बार, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? इसकी कोटि हो जाएगी 2। ऐसे जैसे लिखा d2 या डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई इक्वल 0, ऐसा कोई अवकल समीकरण है। तो यहां मैक्सिमम अवकलन अगर अपन देखें तो मैक्सिमम अवकलन यहां पे देखा जाए तो कितनी बार हो रखा है? 3 बार, और 3 बार हो रखा है तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब इसमें कोटि को या कोटि हल करते समय हमेशा ये ध्यान में रखना है कि किसी अवकल समीकरण जो दी गई है अपने पास में, उसमें कहीं इंटीग्रेशन का चिन्ह तो नहीं है। अगर उसमें इंटीग्रेशन का चिन्ह है तो उसकी कोटि अभी अपन डिफाइन नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो अपने पास में वो जो अवकल समीकरण है वो इंटीग्रेशन के चिन्ह से मुक्त होना चाहिए। तो इसके लिए इंटीग्रेशन को हटाने के लिए तो हमें पता है अवकलन और समाकलन एक दूसरे के विलोम होते हैं, तो इंटीग्रेशन हटाने के लिए अपन उसका डिफरेंशियल ले लें। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वाई डी वाई। ठीक है, और ये वाई डी एक्स, और इसके साथ में अपने पास में आया इक्वल में 0। ठीक है, ये अपने पास में मान दे रखा है। अब इसकी कोटि अगर मैं देखूं तो कोटि यहां पे अगर देखा जाए, अगर मैं देखूं कि मैक्सिमम अवकलन कितना है, तो मैक्सिमम अवकलन तो 3 है मेरे पास में, तो इसकी कोटि 3 लिख सकते हैं अपन। लेकिन अगर इसके आगे के पदों में देखा जाए तो यहाँ y के साथ में इंटीग्रेशन लगा हुआ है और y के साथ में इंटीग्रेशन लगा हुआ है, तो इस इंटीग्रेशन के साइन को हटाने के लिए अपन को इस अवकल समीकरण का एक बार अवकलन और करना पड़ेगा। तो ये बना देगा d की पावर 4y अपॉन डी एक्स की पावर 4 डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ अक्स के सापेक्ष करेंगे तो ये हट जाएगा, y आ जाएगा केवल, और इक्वल में क्या आया यहाँ से 0। ये अपने पास में अब अवकल समीकरण बना है। इस अवकल समीकरण में अगर देखें मैक्सिमम डिफरेंशियल कितनी 4 बार और 4 टाइम है, तो यहाँ से अपन क्या कहें कि इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये अवकल समीकरण की कोटि रही। फिर इसके बाद में बात करें अपन अवकल समीकरण की घात की, तो मैक्सिमम अवकलन वाला जो पद है उसकी होल पावर कितनी है, उसकी पावर कितनी है, वो अवकल समीकरण की घात कहलाती है। जैसे इस समीकरण में अगर देखें तो इस समीकरण में मैक्सिमम अवकलन वाला पद ये है, इसकी पावर 1 है तो इसकी घात भी 1 हो जाएगी। इसमें अगर देखें तो मैक्सिमम अवकलन ये है, हालांकि घात इस पे लगी हुई है स्क्वायर, तो इसकी होल पावर कितनी है, लेकिन मैक्सिमम अवकलन वाला पद ये है, इसकी पावर कितनी है 1, और इसकी पावर अगर 1 है तो इसके अवकलन की घात भी कितनी हो जाएगी, इस अवकल समीकरण की घात भी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, इसमें अगर अपन देखें तो इसके अंदर अपने पास में जैसे अवकलन मैक्सिमम अवकलन कितनी बार है? 4 टाइम, और 4 टाइम है तो यहाँ पावर कितनी है इसकी? 1 ही है, इसकी भी पावर या इसकी भी घात कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब घात देखते समय क्या क्या ध्यान में रखना है वो बात देखें अपन। तो सबसे पहली बात कि अवकल समीकरण में जितने भी अवकलन के पद आ रहे हैं उन अवकलन वाले पदों में उनकी जो पावर है वो एक पूर्णांक रूप में होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, अगर पूर्णांक रूप में ना आए तो उसका चाहे पक्षांतरण करना पड़े अपने को, गुणा भाग जो भी करना पड़े, उसके अकॉर्डिंग पहले उसको अपन इजी रूप बनाएंगे, उसकी घात पूर्णांक रूप में बनाएंगे और फिर उसके बाद में उसकी घात देखेंगे। जैसे अपने पास में एग्जाम्पल के तौर पर लिखा मैंने d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस यहां लिखा डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर 3/2 इक्वल 0, ऐसा कुछ दे रखा है।
अब इसकी घात और कोटि देखें तो कोटि में अगर देखें तो कोटि में तो देखते ही पता लग जाएगा, इसमें एक बार अवकलन, इसमें दो बार, तो कोटि तो कितनी हो गई, दो। लेकिन अगर घात की अगर देखें तो मैक्सिमम अवकलन वाला पद हालांकि ये है और मैक्सिमम अवकलन वाला पद ये है, तो इसकी पावर कितनी चल रही है, 1, और पावर 1 चल रही है, तो यहां घात अपन 1 बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले अपने को करना है कि अगर किसी की घात पूर्णांक नहीं है तो सबसे पहले उसकी घातों को पूर्णांक बनाएंगे अपन। तो देखो यहाँ 3/2 है और 3/2 बीच का पद है, ठीक है। तो इसको पूर्णांक बनाने के लिए पहले इस पद को जब इधर लाएं अपन, तो d2y अपॉन dx² इक्वल dy/dx की होल पावर 3/2। यहां से इसको पूर्णांक बनाने के लिए जो /2 लगा हुआ है, इसे अगर यहां से इधर भेजें अपन तो 1/2 जब ट्रांसफर होकर इधर जाएगा तो स्क्वायर बना देगा, या दोनों तरफ स्क्वायर कर दें अपन तो ये आ जाएगा d2y अपॉन dx² का होल स्क्वायर इक्वल dy/dx का होल क्यूब। अब इसमें देख सकते हैं अपन सभी घातें पूर्णांक रूप में हैं। अब इसमें देखें अपन कोटि कितनी और घात कितनी, तो कोटि तो 2 है और घात भी कितनी है, 2 है। तो इस अवकल समीकरण की कोटि और घात 2 और 2 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर किसी अवकल समीकरण में थीटा के स्थान पर, या तो थीटा के स्थान पर या इनवर्स में, थीटा के स्थान पर या इनवर्स में अगर अपने पास में अवकलन का कोई पद दे रखा है, अवकलन का पद घात में कह सकते हैं अपन, घात में अवकलन का पद दे रखा है, तो ऐसी पोजीशन में उस अवकल समीकरण की कोटि तो परिभाषित होगी, कोटि तो हो सकती है, लेकिन घात जो होगी उस घात को अपन लिखेंगे कि इसकी घात कैसी है, अपरिभाषित है। जैसे dy/dx प्लस e की पावर dy/dx इक्वल 0, ऐसा कोई अवकल समीकरण है तो इसकी कोटि कितनी है, तो कोटि तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि इसके एक बार अवकलन है तो कोटि तो 1 हो जाएगी। लेकिन घात की अगर बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम अवकलन वाला पद तो यही है, इसकी पावर देखनी चाहिए, लेकिन अपन आगे भी चेक करेंगे कि इसकी पावर में जो अवकलन वाला पद है वो कहीं पे घात में, इनवर्स में या फिर थीटा के स्थान पे तो नहीं है। अगर है तो ऐसी पोजीशन में उसकी घात कैसी होगी, अपरिभाषित। तो यहां पावर में आ रहा है e की पावर में dy/dx, तो इसकी घात कैसी हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास में कोटि और घात की बात हुई। अब अपन बात करते हैं अवकल समीकरण की, कि किसी अवकल समीकरण का निर्माण कैसे करते हैं अपन किसी फंक्शन से। किसी फंक्शन से अवकल समीकरण का जब निर्माण करते हैं तो उसमें एक ही चीज का ध्यान रखा जाता है, भाई अवकलन करना है उसका और अवकलन। लेकिन अवकल समीकरण तो एक बार अवकलन करोगे तो भी अवकल समीकरण बनेगा, 2 बार करोगे तो भी अवकल समीकरण, 3 बार करेंगे तो भी अवकल समीकरण ही आएगा। तो अपन तो चाहे जितनी बार कर सकते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं है चाहे जितनी बार नहीं कर सकते अपन, तो इसकी एक लिमिटेशन है। और वो लिमिटेशन क्या है, एक नियम के अकॉर्डिंग करेंगे अपन। जैसे अपने पास में कोई समीकरण दे रखा है y बराबर f ऑफ x के रूप में। अब f ऑफ x में कांस्टेंट भी आता है, कोई भी फलन आएगा तो उस फलन में कांस्टेंट भी आएगा। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि फलन में या दिए गए फलन में जितने स्वेच्छ कहें या स्वतंत्र कहें अपन, कि जितने स्वेच्छ अचर हैं, अचर का मतलब कांस्टेंट है, फलन का अधिकतम उतनी ही बार अवकलन होगा, उतनी ही बार अवकलन करना होता है, अवकलन करते हैं। तो हमेशा यही ध्यान में रखना है कि अगर किसी फलन से अवकल समीकरण का अगर अपने को निर्माण करना है कि इसका अवकल समीकरण बनाइए, तो अवकल समीकरण बनाते समय उसमें कांस्टेंट देखेंगे अपन कि इसमें कांस्टेंट कितने हैं। अगर उसमें जितने भी कांस्टेंट अपने पास दे रखे हैं उन कांस्टेंट को देख के अपने को उसका उतनी ही बार अवकलन करना है। अब अवकलन करने के बाद में क्या करना, अवकलन करने के बाद में अपने पास में एक तो जो फलन का समीकरण है वो, और जितनी बार उसका अवकलन किया है तो वो अवकलन वाले समीकरण, उन सभी को मिलाते हुए उन सभी से लेकर अपने को वहां से उस कांस्टेंट को क्या करना है, गायब करना है। और जैसे ही वो कांस्टेंट अपन वहां से गायब कर देंगे तो हमारे पास में अवकल समीकरण आ जाएगा। सबसे पहली बात ये ध्यान में रखें कि जितने उसमें स्वतंत्र कांस्टेंट, स्वतंत्र जो चर हैं, स्वतंत्र अचर हैं, कांस्टेंट जो हैं,
उनकी संख्या के बराबर ही अपने को क्या करना है, उसका अवकलन करना है। और उस अवकलन वाले जो समीकरण बन रहे हैं वो और एक दिया गया समीकरण, इन सब को मिलाकर वहां से उस कांस्टेंट को क्या कर देना है, गायब कर देना है। और गायब करने के बाद में हम उसका अवकल समीकरण बनाए, जैसे y बराबर mx प्लस सी। अब यहां पे देखो कांस्टेंट की अगर बात करें अपन, तो स्वतंत्र कांस्टेंट कौन सा अपने पास में, आप एम पे डी, या y बराबर mx की बात करूं मैं, y बराबर mx। ये y बराबर mx एक ऐसी रेखा है जो मूल बिंदु से गुजरती है। अगर इस रेखा के अवकल समीकरण की अगर बात करूं, तो इसका अवकल समीकरण यहाँ कांस्टेंट कितना है अपने पास में, केवल m एक ही है, और एक ही है, तो इसका अवकलन एक ही बार हो सकता है, dy बाई dx बराबर क्या आ जाएगा, m। अब मैं चाहूं तो मेरे को ये कह रखा है भाई, अपन ने ये कहा है कि m यहाँ कांस्टेंट जो है वो यहां से हटाना है अपने को। अब कांस्टेंट हटाना है तो dy बाई dx बराबर m। अब मैं एक बार और अवकलन करूंगा तो m का मान 0 हो जाएगा ना, d2y अपन dx स्क्वायर बन गया अवकल समीकरण। लेकिन यहाँ पे हम अधिकतम अवकलन जो है उसका कितनी बार, केवल एक ही बार कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट कितना है, एक ही है। तो यहां से अपन dy बाई dx बराबर m आ गया। अब एक समीकरण तो ये, एक समीकरण ये, दोनों का यूज करते हुए m को गायब करना है। तो देखो m का मान आ रखा है ना अपने पास dy बाई dx, ये मान यहां ट्रांसफर कर देते हैं, तो y बराबर dy बाई dx इंटू x। इसे चाहे तो अपन लिख सकते हैं dy बाई dx, ये y अपॉन x हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो dy बाई dx माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल 0। ये इसका क्या आ जाएगा, अवकल समीकरण आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इनके अवकल समीकरण ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अवकल समीकरण से हल की, कि अवकल समीकरण का हल कैसे ज्ञात करें। तो एक अवकल समीकरण तो होता है, अवकल समीकरण का जो हल होता है, एक तो होता है व्यापक हल, एक होता है विशिष्ट हल, और एक होता है विचित्र हल। सबसे पहले बात करते हैं अपन व्यापक हल की। तो व्यापक हल, देखो हल ज्ञात करते, अभी अवकल समीकरण बना रहे थे तो अवकलन कर रहे थे, लेकिन अवकल समीकरण से जब व्यापक हल बनाएंगे तो हल बनाने के लिए अवकलन को हटाना पड़ेगा, और अवकलन हटाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका जस्ट ऑपोजिट कौन होता है, इंटीग्रेशन, समाकलन। तो उसका समाकलन करते हुए अपन क्या बनाएंगे, उसका हल बनाएंगे। तो जितना या जितनी बार उसका अवकलन हुआ है, या जितना अवकल समीकरण की जितनी कोटि है, उसके व्यापक हल में उतने ही अगर कांस्टेंट है, हल करेंगे समाकलन करते हुए कि अगर किसी अवकल समीकरण की जितनी कोटि है, उस कोटि के बराबर ही अगर किसी के हल में, उस अवकल समीकरण के हल में क्या है, कांस्टेंट है, अचर है, तो वो तो क्या कहलाएगा, इसका व्यापक हल कहलाएगा। ठीक है, विशिष्ट हल की बात करें अपन, तो अगर उस व्यापक हल में विद्यमान जितने भी कांस्टेंट है अपने पास में, उन कांस्टेंट को अगर एक निश्चित मान दे दिया अपन ने, कोई पोजीशन अपने को दे रखी है, उस पोजीशन के अनुसार अपन ने उन जो कांस्टेंट है उनका अगर निश्चित मान दे दिया, तो वो निश्चित मान देने के बाद में वो क्या कहलाएगा, विशिष्ट हल कहलाएगा। अब यहां पे विचित्र हल, तो उस कांस्टेंट जितने भी हैं उनका अगर निश्चित मान देने पर भी कोई हल नहीं प्राप्त होता, या विचित्र हल प्राप्त अगर नहीं हो रहा है अपने को, तो ऐसा हल क्या कहलाएगा, विचित्र हल कहलाएगा। मतलब उन कांस्टेंटों को एक निश्चित मान देने पर भी अपने पास में इसका हल प्राप्त नहीं हो रहा है, या फिर अपन ये कहें कि ऐसा हल जो दिए गए समीकरण को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा हल क्या कहलाता है, विचित्र हल कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन, विचित्र हल के बारे में आगे टॉपिक आएगा अपने। तो ये इसके 3 प्रकार के हल होंगे। अपन बात करते हैं किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल की। तो व्यापक हल में देखें आप, अवकल समीकरण के हल, अवकल समीकरण के हल। देखो अवकल समीकरण का हल कितनी मेथड से अपन ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो वो मेथड देखें अपन कि कितने मेथड होंगे अवकल समीकरण के हल ज्ञात करने के। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे चर पृथक्कीय विधि। चर पृथक्कीय विधि के द्वारा अवकल समीकरण का हल ज्ञात करेंगे। नंबर 2 लेंगे अपन चर पृथक्कीय विधि में समानयन। समानयन का मतलब अगर वो सीधा सीधा अपने को चर पृथक नहीं हो पा रहा है, तो हम उसमें प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे और प्रतिस्थापन विधि के द्वारा उसको चर पृथक्कीय विधि में बदल देंगे।
प्रतिस्थापन के द्वारा, प्रतिस्थापन द्वारा। तीसरा जो मेथड है, तीसरा मेथड अपन पढ़ेंगे समघात अवकल समीकरण, समघात अवकल समीकरण। नेक्स्ट आएगा फॉर समघात अवकल समीकरण में समानयन। फिफ्थ आएगा रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण। सिक्स में अपन लेंगे रैखिक अवकल समीकरण में समानयन। और ऐसे समीकरण जो रैखिक अवकल समीकरण में बदलने वाले होते हैं उनको अपन कहते हैं बर्नौली समीकरण, बर्नौली समीकरण। ठीक है। नेक्स्ट जो लेंगे अपन वो आएगा अपने यथातथ अवकल समीकरण। ठीक है। अब इसके आगे के जो पार्ट हैं वो यथातथ अवकल समीकरण के पार्ट रहेंगे। अब यहां पे देखो, यहां से लेकर यहां तक का पार्ट, चर पृथक्य विधि, चर पृथक्य विधि में समानयन, समघात अवकल समीकरण, समघात अवकल समीकरण में समानयन, रैखिक अवकल समीकरण और रैखिक अवकल समीकरण में समानयन, ये यहां तक का पार्ट आपने 12th क्लास में भी पढ़ा है। 12th क्लास में ये मैटर आ चुका था पहले। चर पृथक्य विधि, चर पृथक्य विधि में समानयन, समघात अवकल समीकरण, समघात में समानयन, रैखिक अवकल समीकरण और रैखिक में समानयन, ये 12th क्लास में ये मेथड आप पढ़ चुके हैं एक बार के। अब यहां ये जो टॉपिक रहेगा इन्हीं को भी रिपीट करेंगे अपन। ये जो टॉपिक है अपना यथातथ अवकल समीकरण, ये अपने लिए यहां नया रहेगा। तो यथातथ अवकल समीकरण देखेंगे और इसके पार्ट जो रखे हैं 4-5 वो भी देखेंगे अपन। तो शुरुआत करें अपन चर पृथक्य विधि से। चर पृथक्य विधि के द्वारा किसी अवकल समीकरण का हल कैसे करते हैं। देखो, चर पृथक्य नाम से पता लग रहा है, चर पृथक, पृथक का मतलब अलग अलग करना। तो चरों को अलग अलग करके इसका जब हल ज्ञात करते हैं, ऐसे मेथड को अपन क्या कहेंगे, चर पृथक्य विधि कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन एक एग्जाम्पल लें, इसमें जैसे अपने पास dy/dx होता है, अवकल समीकरण में dy/dx आएगा, क्योंकि प्रथम कोटि का है तो प्रथम कोटि का है तो dy/dx रहेगा। तो हम क्या करेंगे, y के जितने भी पद हैं वो लेंगे dy की तरफ, और x के जितने भी पद हैं वो लेंगे अपन dx की तरफ। इसका उदाहरण लेते हैं अपन एक, जैसे e⁻y + 1 cos x dx प्लस e⁻y sin x dy = 0। ये कोई अवकल समीकरण दे रखा है अपने को। इस अवकल समीकरण को जब हल करेंगे तो इसमें देखो, चर पृथक्य विधि अगर अपन लागू करें, इसमें चर पृथक्य विधि में अपन यहां देख रहे हैं कि y के पद और x के पद हैं। अगर हो सके तो अपन जैसे dx है, ये dx के पद, या dx की तरफ तो सारे x के पद आ जाने चाहिए और dy की तरफ सारे y के पद। तो लेफ्ट साइड में dy को रखते हैं और राइट साइड में dx को अगर ले जाएं, ये पद dx है, इसको पूरे पद को इधर लाएं तो क्या बनाएगा, e⁻x sin x और dy इक्वल ये हो जाएगा माइनस e⁻y + 1 cos x और dx। अब ये इधर dy है तो इधर की तरफ तो केवल y के पद होने चाहिए। तो ये y का पद e⁻y + 1 है, इसे ले जाते हैं इधर, तो ये आया e⁻y / e⁻y + 1 और ये dy। अब इधर कौन था, sin x था, x का पद, इसे इधर ले आते हैं तो इक्वल ये आ गया cos x / sin x और क्या आ जाएगा, dx। हो गए अलग अलग, y के पद अलग, x के पद अलग। और जैसे यहां से अपन इनका इंटीग्रेशन करेंगे अपन तो हमारे पास में इसका हल आ जाएगा। देखो, e⁻y / e⁻y + 1 देखा जाए तो ये रूप है f'(x) / fx का, कि कोई फलन दे रखा हो बट्टे में और उसका अवकलन ऊपर दे रखा हो, तो उसका समाकलन जो होता है, इंटीग्रेशन, वो होता है log of f(x) और प्लस में कांस्टेंट के लिए क्या लेते हैं अपन, c। तो यहाँ ये जो रूप है, इस रूप के लिए अपन जब ये फॉर्मूला लगाएं तो अपने पास में मान आ जाएगा log of e⁻y + 1। लेफ्ट साइड में तो ये बनेगा। अब कांस्टेंट की बात रही तो कांस्टेंट एक साथ लेंगे अपन, इक्वल ये माइनस cos x / sin x। तो यहां देखें cos x / sin x है तो ये भी तो f'(x) / fx का ही रूप है। sin x का अवकलन cos x ही तो होता है, और sin x का अवकलन अगर cos x है तो यहाँ f'(x) / fx का रूप है। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं अपन, log ये sin x हो गया
ठीक है। अब रही बात कांस्टेंट की, तो देखो ये लोग में है, ये लोग में है, तो कांस्टेंट की बात ऐसी है कि जब इसका हल करते हैं अवकल समीकरण का, तो अपन कांस्टेंट स्विच होता है, और स्विच होता है स्वतंत्र होता है, तो इसका मान अपन कुछ भी ले सकें। तो यहाँ पे मैंने इसका कांस्टेंट क्या ले लिया, log c। ये log का पद हटाने के लिए c भी ले सकते हैं, लेकिन बाद में log का पद एक जगह हो नहीं पाएगा। ये माइनस का log sin x, जब इसको इधर लाए अपन, तो ये मान आया log e की पावर y प्लस 1, और ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, और प्लस का होगा तो log a प्लस log b क्या बना देगा, log ab। तो e की पावर y प्लस 1 इंटू साइन एक्स बराबर क्या बना, log c। log से log, वैसे log इधर आएगा तो एंटी log बनाएगा, एंटी log और log एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो e की पावर y प्लस 1 इंटू साइन एक्स बराबर क्या आ जाएगा, c। ये अपने पास इस अवकल समीकरण का हल आ जाएगा, और वो कौन से मेथड से, चर पृथक्य विधि के द्वारा। ठीक है, ये चर पृथक्य विधि है जिसमें x के पद जो होते हैं वो सारे dx की तरफ होते हैं, और y के पद जो होते हैं वो सारे dy की तरफ अगर हो जाएं, तो हम उन दोनों को अलग अलग करते हुए उनका इंटीग्रेशन करते हैं, और इंटीग्रेशन करने के बाद उसका हल आ जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसी मेथड का, फिर इसके बाद में अपन नेक्स्ट मेथड देखेंगे। जैसे क्वेश्चन लिया अपन ने, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई इक्वल 0। ये क्वेश्चन दे रखा है। अब अगर अलग हो सकते हैं, देखो एग्जाम में ये जितने भी मेथड मैंने लिखे हैं, एग्जाम में अपने पेपर में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि आप इस मेथड के द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अपने को ही वहां से डिसाइड करना है, क्वेश्चन को देखेंगे समझेंगे, और फिर उसके बाद में ये डिसाइड करेंगे कि इसमें कौन सा मेथड ज्यादा इजी रहेगा अपने लिए। कई क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो एक से ज्यादा मेथड के द्वारा हल हो जाएंगे, और कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो पर्टिकुलर उसी मेथड से हल होंगे जो उसके लिए दे रखा है। तो इसमें अपने को डिसाइड करना है कि सबसे पहले तो इसके लिए मेथड चॉइस या मेथड का चुनाव कैसे करें अपन। तो इसमें आप सबसे पहले कंटिन्यू चलोगे, क्रम से चलोगे, चर पृथक्य हो सकता है या नहीं, हल करके देखना नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता वहां पे। बस यहाँ पे चॉइस करना है कि अलग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये सब होगा प्रैक्टिस से। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन को देख के ही अपन पता लगा सकते हैं कि ये इसमें मेथड लागू हो सकता है या नहीं हो सकता। देखें यहाँ एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स, तो क्या बना वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। इसमें y कॉमन आ रहा है, क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई इक्वल 0। अगर dx के सारे पद उठा के इधर ले आए तो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई इक्वल एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ये dx, अब x के पद और y के पद अलग अलग करें तो देखो y स्क्वायर प्लस 1 ये y का है, इधर ले जाएं इसको, तो y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 ये डी वाई। इधर x का पद एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसे इधर लाएं तो क्या बनाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या आ जाएगा dx। हो गए अलग अलग, और जैसे ही अलग अलग हो जाते हैं हम दोनों तरफ इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखो इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं ये वही फॉर्मूले हैं जो 12th क्लास से चलते आ रहे हैं, जो 12th में आपने पढ़े हैं। वहां पे जो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता था, यहाँ पे भी वही हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़े हैं। तो इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले आप याद रखोगे, उसी के कारण ये अवकल समीकरण हल हो पाएंगे, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के फलन बनेंगे जिनका इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा, और सारे मेथड लागू होंगे जो आपने 12th क्लास से पढ़े हैं। तो y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1, देखो इसका इंटीग्रेशन करें अगर, तो y स्क्वायर प्लस 1 का अगर अपन अवकलन करें तो 2y होता है, जबकि यहाँ y आ रहा है। अगर इसको f डेस एक्स बटा एफ एक्स का अगर रूप बनाए अपन, तो यहाँ 2 की कमी है, तो क्यों ना अपन दोनों पक्षों में 2 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि इधर भी काम में आएगा अपने, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन 2x होता है, तो 2 था नहीं, दोनों पक्षों में अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये रूप हो गया f डेस एक्स बटा एफ एक्स का, और फॉर्मूला भी लिखा था f डेस एक्स बटा एफ एक्स, जिसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एफ एक्स होता है। तो ये हो गया लॉग वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल, ये आ जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और प्लस में इसे भी किस में ले लेते हैं अपन, लॉग में। ये लॉग ए बराबर लॉग वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। इसे जब इधर ले जाएंगे अपन तो ये बना देगा लॉग
वाई स्क्वायर प्लस 1, और ये माइनस में जाएगा तो माइनस में log के नियम के अनुसार log a अपॉन बी बनाता है, तो इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल log c। यहाँ से log कैंसिल, तो मान आया वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक मिनट, अपन ने यहाँ थोड़ा सा माइनस की मिस्टेक किया, यहाँ पे माइनस होगा और ये कैसा हो जाएगा, माइनस और माइनस होगा तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये जब प्लस का होगा, भाई माइनस का इधर आके प्लस का होगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल क्या आएगा, log c। log से log कैंसिल, तो मान आया वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल में क्या आ गया, c। ये इस अवकल समीकरण का हल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी अपनी चर पृथकीय विधि। ठीक है, अब चर पृथकीय विधि सेम इसी प्रकार से हल करने अपने को, x के चर dx की तरफ आएंगे, y के पद सारे dy की तरफ, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देना अपने को। इस प्रकार से इसको हल करेंगे। अब इसका नेक्स्ट मेथड देखें अपन, चर पृथकीय विधि में समानयन। प्रतिस्थापन के द्वारा चर पृथकीय विधि में समानयन। अगर अपने को पहले से अगर उसमें चर पृथक नहीं कर पा रहे हैं तो अपन उसमें क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि अप्लाई करेंगे और प्रतिस्थापन विधि के द्वारा उसको चर पृथकीय विधि में समानित करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन लेते हैं अपन, जैसे क्वेश्चन दे रखा है अपने पास में, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल ए स्क्वायर। ठीक है, इसे जब हल करें अपन, देखो यहाँ x प्लस वाई के होल स्क्वायर को अगर हल करें अपन, सोल्व करें, तो x स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, 2xy आएगा। तो हम y और x के पद अलग अलग नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो क्या बनाएगा, तो ऐसी पोजीशन में अपने को अगर प्रतिस्थापन से चर पृथक कर सकते हैं तो करके देखें। अब यहाँ पे इस विधि का एक नियम या एक पहचान है कि जब भी आप प्रतिस्थापन करोगे तो प्रतिस्थापन वाला जो पद होगा वो सिंगल पावर का होगा, एक घात का रहेगा। मतलब वहां पे जो चर आएंगे उसमें वो सिंगल घात में आएंगे। जैसे यहां तो होल स्क्वायर, इसको नहीं देखना, इसको देखें आप, x y ये सारे सिंगल घात में हैं तो रेखिक रूप में रहेंगे। तो यहां से हटाएं अपन इसको कि माना x प्लस वाई बराबर, थोड़ी देर के लिए मैंने v मान लिया, अवकलन करूं x के सापेक्ष, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ गया dv बाई डी एक्स। तो यहां से dy बाई डी एक्स का मान क्या आ जाएगा, dv बाई डी एक्स माइनस 1। ये मान dy बाई डी एक्स का यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो मान क्या आ जाएगा, v स्क्वायर dv बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स की जगह रखेंगे dv बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल ए स्क्वायर। v स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई किया तो v स्क्वायर dv बाई डी एक्स माइनस v स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, ये इधर आएगा। तो v स्क्वायर dv अपॉन डी एक्स इक्वल ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब इसमें देखो ये पूरा पद किसका है, v का, यहां भी v स्क्वायर और dv, तो क्यों ना अपन v के पद एक तरफ कर लें, तो v स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और dv इधर आया, ये dx अकेला है तो इधर मल्टीप्लाई में 1 के होगा तो dx हो गए ना अलग अलग। तो चर पृथक्य विधि में बदल गई है, समानित हो गई। तो चर पृथक्य विधि में अपन ने इसको बदला है। अब जब इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए देखो घाते सेम है, और घाते सेम है तो पद समान बनाने पड़ते हैं, भाग लगाते हैं अपन, या तो भाग लगाएं या हर वाली की तरह इसको बनाएं। तो इसमें क्या करें अपन, ए स्क्वायर जोड़ देते हैं और ए स्क्वायर इसमें से लेस कर देते हैं, अपॉन में वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसके अपॉन में भी ले लेता हूं वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इंटीग्रेशन चल रहा है वी के रेस्पेक्ट, इंटीग्रेशन dx, ये तो 1 हो जाएगा जिसका इंटीग्रेशन v होता है, तो इसका इंटीग्रेशन तो v हो गया। फिर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे कांस्टेंट है, 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ v तो है चर और a है कांस्टेंट, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स x अपॉन ए, तो x की जगह v अपॉन a, और यहाँ से इक्वल में dx का आ जाएगा x और प्लस में क्या आया c। v का मान वापस ट्रांसफर करें तो v किसको माना था मैंने, x प्लस y को, ये माइनस a की एक पावर से एक पावर कैंसिल, ये a टेन इनवर्स v अपॉन v की जगह लिखा मैंने x प्लस वाई अपॉन a इक्वल x प्लस c। x से x कैंसिल, ये y है तो यहाँ से y माइनस a टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन a इक्वल में क्या आ रहा है c।
तो चाहे तो अपन इस a को इधर या इस पूरे पद को इधर लाके प्लस का भी लिख सकते हैं, या y माइनस यहाँ पूरा हल लिख सकते हैं, y माइनस a, या y बराबर लिख दें a tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन a और प्लस c। ये अपने पास में इस अवकल समीकरण का क्या आ जाएगा, हल आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन चर पृथक्य विधि में इसको समानित कर सकते हैं। तो ये अपने पास में दो मेथड थे, चर पृथक्य विधि और चर पृथक्य विधि में समानयन। ठीक है, अब इसके बाकी के जो मेथड है वो आपको जब आप जुड़ेंगे हमारे साथ में तब आपको पूरी क्लास, ऑनलाइन क्लास है, इसके नोट्स वगैरह हैं वो सारे अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े हमारे साथ। और अगर आपको ये नहीं पता लग पा रहा है कि अपन कैसे लें, कैसे यहाँ इनके साथ जुड़ें, तो आपको एक रिसेप्शन के नंबर दे देता हूँ 9649250095। आप कॉल करके इसके डिटेल के बारे में पूछ सकते हैं कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो आप हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। आप देखें ये जो डेमो क्लास के लिए आप देखें भाई किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप जब जज करें, आराम से सोचें समझें, और फिर उसके बाद में आप अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप कॉल करें इन नंबर पे और इसके डिटेल के बारे में पूछें। ठीक है, थैंक यू।